वैष्णव टीवी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद थोड़ा कह सकते हैं संवेदनशील है, लेकिन समाज के भविष्य के लिए मुझे लगता है इस पर बात करना बहुत जरूरी है। सही कहा। सवाल ये है कि वैष्णव समाज जो अपनी गहरी आस्था, अपनी आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, वो अक्सर आर्थिक रूप से उतना सशक्त क्यों नहीं दिखता। और देखिए, ये कोई आलोचना या दोषारोपण नहीं है। बिल्कुल नहीं। नहीं, ये एक आत्ममंथन की तरह है, एक ईमानदार कोशिश ये समझने की कि ऐसा क्यों है, हाँ, एक आत्मनिरीक्षण। ताकि हम समझ सकें और शायद सुधार की दिशा में कुछ सोच सकें। बिल्कुल। ये सवाल तो उठता है कि क्या आध्यात्मिकता और भौतिक समृद्धि साथ साथ नहीं चल सकते। यही तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, उन वजहों पर गौर करेंगे जो शायद इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हों। हाँ, जैसे कहीं वो गहरी संतोष की भावना तो नहीं, या फिर शिक्षा की दिशा, आपसी सहयोग की कमी भी हो सकती है, और व्यवस्था के प्रभाव, आरक्षण वगैरह की बातें। और शायद ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदली है, हाँ, उसके साथ कदम न मिला पाना। हाँ, ये सब मुद्दे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उसी धार्मिक संतोष वाली भावना से। ठीक है। देखिए, ईश्वर पर अटूट विश्वास, ये तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। पर क्या कभी कभी ऐसा हुआ कि ये विश्वास हमें कर्म से ज्यादा भाग्य पर निर्भर रहने की तरफ ले गया? जरूरत से ज्यादा संतोष ने कहीं आगे बढ़ने की जो एक तीव्र इच्छा होती है उसे कम कर दिया? हाँ, ये सोचने वाली बात है। देखिए, जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही हो, रोज नए अवसर आ रहे हों, तब सिर्फ प्रारब्ध या भगवान भरोसे रहना वो शायद आपको आर्थिक दौड़ में पीछे छोड़ सकता है। यहाँ कर्म और आस्था के बीच एक संतुलन साधना शायद जरूरी था, और हो सकता है उसमें कहीं थोड़ी चूक हुई हो। और यही सोच, यही मानसिकता शायद हमारी प्राथमिकताओं पर भी असर डालती है, खासकर जब हम शिक्षा की बात करते हैं। अच्छा, कैसे? हमने पीढ़ियों तक पारंपरिक ज्ञान पर जोर दिया। धर्म ग्रंथ, संस्कार, नैतिक शिक्षा, ये सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है। पर क्या इस प्रक्रिया में जो आधुनिक शिक्षा है, जैसे विज्ञान, तकनीक, कॉमर्स, मैनेजमेंट, वो कहीं पीछे छूट गई? इसका असर तो दिखता है, साफ दिखता है। जब अवसर इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, फाइनेंस में या फिर मैनेजमेंट जैसे नए क्षेत्रों में खुल रहे थे, तब शायद हमारा ध्यान उन पर पूरी तरह नहीं गया, या उतनी तैयारी नहीं थी। आत्मिक उन्नति तो ठीक है, पर ये जब भौतिक जीवन चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए, कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स, उन्हें विकसित करने में शायद हम थोड़ा पिछड़ गए। और ये जो कौशल की कमी है और शायद एक अलग तरह की सोच, ये मिलकर सामूहिक आर्थिक प्रयासों पर भी असर डालती होगी, है ना? बिल्कुल। अक्सर सुनते हैं कि देखो भाई, फला समुदाय में लोग बिजनेस में एक दूसरे का कितना हाथ पकड़ते हैं, मजबूत नेटवर्किंग है। हाँ, ये बात तो है। क्या हमारे समाज में वो एकला चलो वाली सोच या अकेले ही आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ज्यादा रही? ये एक बहुत अहम बिंदु उठाया आपने। संगठित व्यापारिक समूह या कोऑपरेटिव सोसाइटीज या आजकल जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग फोरम होते हैं, उनकी कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और इस बिखराव ने शायद हमें एक सामूहिक आर्थिक शक्ति बनने से रोका, जबकि हम जानते हैं कि आपसी सहयोग, नेटवर्क, ये किसी भी समुदाय की तरक्की की रीढ़ होते हैं। बिल्कुल सही। एकता में ही बल है, ये कहावत सिर्फ कहने के लिए नहीं है। और जब लोग अकेले संघर्ष कर रहे हों, तब व्यवस्था के कुछ पहलू, जैसे कि वैष्णव समाज का एक बड़ा हिस्सा सामान्य वर्ग में आता है, तो आरक्षण या दूसरी विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों ना हो। ये भी तो एक मुश्किल पैदा करता होगा। हाँ, सही कहा। मिकियां बनती तो हैं, लेकिन कभी कभी वो जमीनी हकीकत से पूरी तरह मेल नहीं खाती, और वो सामान्य का टैग कई बार जरूरतमंदों को भी अवसरों से दूर कर देता है। इस पूरी तस्वीर में एक और चीज देखनी होगी, हमारी आर्थिक बुनियाद पारंपरिक रूप से कहाँ टिकी रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में देखें तो खेती पर बहुत ज्यादा निर्भरता रही है ना? हाँ, वो तो मुख्य आधार रहा है पीढ़ियों से। पर जब खेती से आय कम होने लगी, चुनौतियां बढ़ीं, तो क्या हम समय रहते शहरी अवसरों की तरफ या आय के नए स्रोतों की तरफ मुड़ पाए उतनी तेजी से? शायद नहीं, या उतनी बड़ी संख्या में नहीं। देखिए, जमीन से जुड़ाव अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, भावनात्मक भी है। हाँ, बिल्कुल। पर बदलते आर्थिक माहौल में आय के स्रोतों में विविधता लाना, अलग अलग तरीकों से कमाना, वो भी उतना ही जरूरी था। और शायद शहरों में जो नए बिजनेस पनप रहे थे, नई नौकरियां आ रही थीं, उनसे एक दूरी बनी रही, एक तरह का संकोच भी रहा शायद।
आखिर में सवाल ये आता है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं। देखिए, उन्हें भक्ति, अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य देना, ये तो सबसे ऊपर है। हाँ, वो तो प्राथमिकता है ही। पर क्या इसके साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब पैसों का मैनेजमेंट, और ये जो आजकल उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, क्या इसका महत्व भी समझाया जा रहा है? शायद इस व्यवहारिक मार्गदर्शन में भी कुछ कमी रही है। हम उन्हें अच्छा इंसान बनाना तो सिखाते हैं, पर दुनिया में आर्थिक रूप से सफल कैसे हों, इसकी ट्रेनिंग शायद कम रह जाती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये सारे कारण जरूरत से ज्यादा संतोष, पारंपरिक शिक्षा पर अधिक जोर और आधुनिक से थोड़ी दूरी, सामूहिक सहयोग या नेटवर्किंग का अभाव, व्यवस्थागत सीमाएं जैसे आरक्षण का ना मिलना, कृषि पर ज्यादा निर्भरता और नए अवसरों से दूरी, और फिर नई पीढ़ी को व्यवहारिक आर्थिक मार्गदर्शन की कमी। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत और समृद्ध समाज आर्थिक रूप से अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया है। सही। तो ये तो हुई चुनौतियों की बात, कारणों की पड़ताल। अब आगे देखना जरूरी है, समाधान क्या हो, बदलाव कैसे लाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ समस्या गिनाने से तो हल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से आधुनिक शिक्षा को गले लगाना होगा, उसे अपनाना होगा। हाँ, बिल्कुल। इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, मैनेजमेंट और आजकल तो डिजिटल स्किल्स कितनी जरूरी हो गई हैं। हाँ, युवाओं को इन क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। और दूसरा कदम, शायद सोच में बदलाव लाना होगा। सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने की सोच। मतलब उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, युवाओं में वो जज्बा जगाना होगा कि वो अपना कुछ शुरू करें, बिजनेस करें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, संगठित होना होगा। हाँ, वो जो हमने नेटवर्किंग की कमी की बात की थी। वही, सहकारी समितियां बने, व्यापार मंडल बने, प्रोफेशनल नेटवर्क्स बने, एक दूसरे की ताकत बनना होगा। अकेले नहीं, मिलकर आगे बढ़ना होगा। चौथा, महिलाओं की भूमिका को पहचानना और उन्हें आगे लाना होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। उन्हें डिजिटल शिक्षा दी जाए, उद्यमिता के अवसर दिए जाएं। वो आर्थिक विकास में बहुत बड़ी भागीदार बन सकती हैं। और शायद सबसे बुनियादी बदलाव वो सोच में लाना होगा कि आध्यात्मिकता और धन अर्जन, ये दो अलग अलग विरोधी चीजें नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। धन को बुराई नहीं समझना है, बल्कि उसे ईश्वर की सेवा का, समाज के उत्थान का एक साधन मानना है, एक जरिया मानना है। हाँ, जैसा कहा भी गया है, धन को साधना बनाना ही सच्चा ज्ञान है। अगर आप नेक नियत से कमाते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं। बिल्कुल, जब ये सोच बदलेगी तो समाज की दिशा अपने आप बदलेगी। हाँ, प्रेरणा मिलेगी लोगों को। तो सार यही निकलता है कि वैष्णव समाज के पास आस्था की, भक्ति की, संस्कारों की एक अटूट शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बस जरूरत है उसे आर्थिक शक्ति में बदलने की। और ये याद रखना होगा कि भगवान विष्णु तो पालन करता है, हाँ, और पालन के लिए संसाधन चाहिए। बिना संसाधनों के पालन कैसे होगा? सही बात है। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिल्कुल, ये संकल्प बहुत जरूरी है। और अगर आप भी इस विचार से सहमत हैं, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इसे फैलाइए। हाँ, ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ताकि वैष्णव समाज फिर से उठे और इस बार सिर्फ भक्ति में नहीं, बल्कि शक्ति और समृद्धि में भी आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ध्यान रखिए, आपका सहयोग ही समाज का उत्थान है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। जय सिया राम। धन्यवाद। धन्यवाद।